आज हम व्युत्क्रम आव्यूह या वैक्तिक समीकरण के एक टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। इसमें हमें एक त्रिभुज मान लो ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2 और C के निर्देशांक x3 y3 हैं। तो 11वीं क्लास में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र किया था, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। इसी सूत्र को व्यवस्थित किया गया। इस सूत्र को हम सारणिक के रूप में व्यक्त करते हैं और सारणिक की सहायता से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसके अनुसार इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विधि कर रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र आपने 11वीं क्लास में किया हुआ है, जिसके अनुसार एक त्रिभुज ABC जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और शीर्ष के निर्देशांक x3 y3 दिया हुआ है। इसी सूत्र को एक सारणिक के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका उपयोग हम इस प्रश्नावली में या इस के अंदर हमारे पास लेंगे, जिसके अनुसार x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 के रूप में लिखा जाता है, जहां x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जो है वो क्रमशः किसी त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों को व्यक्त करता है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करेंगे हमेशा धनात्मक आएगा, अगर ऋणात्मक मान आता है तो भी उसको धनात्मक लेना है, और यदि वो त्रिभुज का क्षेत्रफल देते हुए किसी अज्ञात मान को ज्ञात करने को कहता है तो उस स्थिति में उसका चिन्ह प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे, धनात्मक भी लेके चलेंगे और ऋणात्मक भी लेके चलेंगे। इसी में एक टॉपिक आता है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी तीन बिंदु जो है वो एक सरल रेखा में है। अगर हमें ये सिद्ध करना हो, सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु सरल रेखा में है, तो सरल रेखा में अगर तीन बिंदु होंगे तो उसका मतलब होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो शून्य होगा। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेते हुए फिर ये सिद्ध कर देंगे कि वह सरल रेखा में तीन बिंदु दे रखे हैं, सरल रेखा में हमें सिद्ध करना है, तो तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर ये 0 आ जाएगा तो वो सरल रेखा में है, अन्यथा वो सरल रेखा में नहीं है। एक और बिंदु आता है, दो बिंदु दे दिए जाते हैं, जैसे x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर किसी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण लिखनी हो तो नियम यही रहेगा, हम एक और बिंदु मान लेते हैं कि वह रेखा x, y से गुजरती है। अगर x, y से गुजरती है तो ये तीन बिंदु हो गए हमारे पास। एक बिंदु तो x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 और तीसरा बिंदु हो जाएगा x, y जिससे वो गुजर रही है, हम मान के चल रहे हैं रेखा के समीकरण बनाने के लिए। अब ये तीनों बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बनता। अगर त्रिभुज नहीं बनता तो इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या लेके चलेंगे, 0। अर्थात हमारे पास इस तरह से हम इसको व्यक्त कर देंगे, x1 y1 a, x2 y2 a, x3 y3 की जगह xy a बराबर 0 लेकर इसको हल करेंगे तो उस सरल रेखा का समीकरण आ जाएगा जो दो बिंदुओं से गुजरती है। अब आप चाहो तो इन दोनों में से किसी को भी इंटरचेंज करके और व्यक्त कर सकते हो, उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपको सरल रेखा की समीकरण चाहिए, चाहे तो xy को पहले लिखो, चाहे x1 y1 को पहले लिखो, चाहे x2 y2 को पहले लिखो, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। सिर्फ प्लस माइनस के चिन्ह का अंतर आना था। हम कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, 0 पर प्लस माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है।
जो अभी अभी हमने टॉपिक किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के 3 शीट्स दे रखे हों तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर आधारित हम कुछ उदाहरण लेके चल रहे हैं। जिसमें सबसे पहला उदाहरण है, एक सारणी का प्रयोग कर हमें 3 शीट्स दे रखे हैं, इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें यह भी बताना है क्या ये बिंदु संरेख है। संरेख होने का मतलब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो संरेख है। संरेख एक ही रेखा में तभी हो सकते हैं जब त्रिभुज नहीं बने, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 आएगा। तो हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर वो 0 आ जाए तो संरेख है, और अगर 0 नहीं आएगा तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। उपयोग करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र जो किया था 1/2 x1 y1 a x2 y2 a x3 y3 a। हल करते हैं इसमें, मान रखते हैं इसमें किया जाएगा 1 4 1 4 वो शीर्ष पहला शीर्ष आ गया, दूसरा शीर्ष 2 3 ये 1 बनना ही बनना, तीसरा शीर्ष -5 -3 1। अब आपकी मर्जी है, इसको हल करने के लिए हम गुणधर्म का भी उपयोग कर सकते हैं और बिना गुणधर्म के अगर करना चाहें तो विस्तार विधि का उपयोग करके भी हल किया जा सकता है। अगर मैं विस्तार विधि का उपयोग करता हूं तो 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, पहले इस 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो 3, और इसका हल करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। -4 लेके चलेंगे तो इस 4 के सापेक्ष करने पर ये स्तंभ और ये पंक्ति खत्म हो जाएगी 2, फिर इसका इससे करेंगे तो +5, फिर +1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ खत्म हो जाएगा -6 और +15। हल करते हैं इसको, ये आ गया 1/2 3 और 3 6 5 और 2 7 और प्लस का 9। हल करेंगे ये बन जाएगा -13/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 13/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वर्ग होगा, इकाई जो भी आएगी सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। अब इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 नहीं है, अतः बिंदु संरेख नहीं है। पहला सवाल ये, हमें सिर्फ ये चेक करना था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है और ये संरेख है या नहीं। तो त्रिभुज बिंदु संरेख नहीं है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 13/2 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार का एक और सवाल लेके चलते हैं जिसमें हमें यह दिया हुआ है कि सारणिक का प्रयोग कर k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु k 2 -2 के -k +1 2k और -4 -k 6 -2 के संरेख है। इस बार हमें यह संरेख दिया हुआ है। अगर संरेख है बिंदु तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लेके चलेंगे 0, अर्थात हमारे पास संरेख की स्थिति x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसका जो मान आएगा वो बराबर लेके चलेंगे इसके 0 और हल करेंगे, k का मान ज्ञात करेंगे। तो k का मान ज्ञात करने के लिए वही नियम हमारे पास, k 2 -2 के 1, फिर दूसरा -4 -k 6 -2 के 1, फिर -k +1 2k और 1 बराबर 0। आप पर निर्भर करता है, डायरेक्ट विस्तार कर लो चाहे, और चाहे तो इसमें गुणधर्म लगाते हुए इसको हल कर लीजिए। अगर गुणधर्म लगाते हैं, 3 1 बने हुए हैं, इन 3 1 की सहायता से 2 को 0 बना के और फिर विस्तार कर देंगे। 2 को 0 बना लेते हैं, हम R2 में परिवर्तन कर देते हैं R2 -R1 और R3 में परिवर्तन कर देते हैं R3 -R1, जिससे ये 2 0 बन जाएंगे। उसका उपयोग करना कोई आवश्यक नहीं है लेकिन आसान बन जाता है। मैंने पहले बताया था गुणधर्म का उपयोग करने से समीकरण थोड़ी सी आसान रूप में परिवर्तित हो जाती है। हम इसको आसान रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आसान रूप बन जाता है तो परिवर्तित कर लीजिए, अन्यथा विस्तार कर लेंगे तो भी उत्तर वही आएगा, थोड़ा गुना भाग एक्स्ट्रा हो जाएगा। हल को क्या आएगा, पहली पंक्ति एज इट इज के 2 -2 के 1, दूसरी पंक्ति इसमें से इसको घटाएंगे -4 -2 के, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 -2 4 बचेगा, 2 के से 2 की कट जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0।
इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2k प्लस 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4k माइनस 2, और एक में से एक को घटाएंगे 0 बराबर 0। इस एक के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। विस्तार करते हैं तो ये आ जाएगा इसका इससे गुना, और माइनस में इसका इससे गुना करेंगे। अगर इसका इससे गुना करते हैं तो ये बन जाएगा -4 का 4k से गुना 16k, -4 का -2 से गुना प्लस 8, -2k का इससे गुना तो ये बन जाएगा -8k स्क्वायर, -2k का -2 से गुना प्लस 4k, माइनस इसका इससे गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8k, फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस का 4 बराबर 0। और हल करते हैं -8k स्क्वायर, 8k और 4k 12k, 12 में से 16 घटाएंगे माइनस के 4k बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे प्लस का 4 बचेगा बराबर 0। 4 का भाग जा रहा है, -4 का भाग देंगे तो 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 बराबर 0, जिसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके पास 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 1 बराबर 0। उसके बाद में और हल करते हैं इसको, और हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, k प्लस 1 बराबर 0, जिससे एक तो गुणनखंड k प्लस 1, एक 2k माइनस 1 बराबर 0। किन्हीं दो संख्याओं का गुणा 0 तभी बन सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, अर्थात या तो k प्लस 1 बराबर 0 या 2k माइनस 1 बराबर 0, जिससे एक तो k का मान -1 और एक k का मान 1/2। ये हमारे पास k के मान है जिनके लिए दी गई तीनों बिंदु संरेख होंगे। k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है जबकि शीर्ष k 4 2 -6 और 5 4 है। हमें इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, k का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र जो था हमारे पास 1/2 x1 y1 a, x2 y2 a, x3 y3 a, ये बराबर दिया हुआ है हमें प्लस माइनस 35 के। प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लेके चलेंगे क्योंकि जब भी सारणिक को हल करते हैं प्लस का चिन्ह भी आ सकता है और माइनस का चिन्ह भी आ सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए उसको प्लस का लेके चलते हैं। जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें माइनस आ सकता है, उस संभावना को भी हम कंसीडर करके चलेंगे, इसमें लेके चलेंगे। तो इसमें मान रखते हैं 1/2, यहाँ आ जाएगा k 4 1 2 -6 1 5 4 1 बराबर प्लस माइनस 35। और हल करते हैं, दो भाग में उधर जाएगा, गुणा में चला जाएगा। इस k के साथ x विस्तार करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा -6 -4, फिर -4 लेके चलेंगे 2 -5, फिर 1 लेके चलेंगे तो 8 + 30 बराबर प्लस माइनस 70। और हल करेंगे माइनस का 10 के 5 माइनस का 3 बचेगा, प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस 38 बराबर प्लस माइनस 70। 38 और 12 जोड़ेंगे 50 हो जाएंगे, -10 के बराबर प्लस माइनस 70 -50 आ जाएगा। पहले प्लस का चिन्ह लेके चलते हैं, प्लस चिन्ह से -10 के बराबर 70 -50 यानी 20 बचेगा। k का मान आ जाएगा 20/-10 यानी -2। फिर माइनस चिन्ह लेके चलेंगे तो माइनस चिन्ह से हमारे पास -10 के बराबर हो जाएगा माइनस का 120, जिससे k का मान आ जाएगा 12, अर्थात k का मान या तो होगा -2 और या होगा 12, जो कि हमारे पास इसका हल है। रैखिक समीकरणों का हल करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, इसको हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, हम मैट्रिक्स की विधि और एक क्रेमर नियम। सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्रेमर नियम। क्रेमर विधि द्वारा
सारणिक का हल, समीकरणों का हल। मान लो हमारे पास 3/3 की ये तीन चरों की एक समीकरण दे दी जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। तीसरी समीकरण a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो इसको क्रेमर विधि द्वारा x, y और z के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास किस प्रकार से हम इन तीनों समीकरणों के मान ज्ञात करें या इन तीनों चर राशियों के x, y, z के मान ज्ञात करें, वो विधि क्रेमर विधि कहलाएगी। क्रेमर एक मैथमेटिशियन जिसने इस विधि को दिया, जिसके नाम पर इसको क्रेमर विधि कहा जाता है। इसने सबसे पहले इस दी गई समीकरण को मैट्रिक्स रूप में, अवयव रूप में परिवर्तित किया। अवयव रूप में परिवर्तित करने का नियम क्या था उसका, कि सबसे पहले x के गुणांकों को प्रथम स्तंभ a1, a2, a3, y के गुणांकों को दूसरा स्तंभ b1, b2, b3, z के गुणांकों को तीसरा स्तंभ c1, c2, c3, यहाँ x, y, z बराबर d1, d2, d3 के रूप में व्यक्त किया। इस रूप में व्यक्त करने पर ये जो समीकरण है वो ax बराबर b के रूप में परिभाषित हो गई। अब जब ax बराबर b के रूप में हमारे पास समीकरण को परिवर्तित कर दिया, तो क्रेमर ने सबसे पहले तो डेल्टा, जिसको सारणिक a के रूप में लिखेंगे, अर्थात a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इन सभी को सारणिक का मान ज्ञात किया। अब सारणिक संख्यात्मक मान है, सारणिक का मान निकालना आपको आता है, उस विधि से डेल्टा का मान निकाल सकते हैं। फिर डेल्टा 1 निकाला। अब डेल्टा 1 में सारणिक में क्या परिवर्तन किया उसने, खाली जो प्रथम स्तंभ था 1 है, 1 का मतलब पहला, इस पहले में क्या किया, इस प्रथम स्तंभ को हटा दिया और इस प्रथम स्तंभ की जगह पर ये जो बराबर में मान था उसको प्रतिस्थापित कर दिया। बराबर में क्या है, d1, d2, d3, इस a1, a2, a3 की जगह पर इसको बदल दिया, रिप्लेस कर दिया, या इसकी जगह पर ये लिख दिया। तो यहाँ पे आ गया d1, d2, d3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। डेल्टा 1 का मान निकाल दिया। फिर डेल्टा 2 का मान ज्ञात किया। डेल्टा 2 में वापस डेल्टा 2 है, 2 का मतलब दूसरे स्तंभ को हटाना है। अब की बार इस सारणिक में से जो प्रारंभिक सारणिक बनी थी, डेल्टा वाली सारणिक बनी थी, इसमें दूसरे स्तंभ को हटाया गया। दूसरे स्तंभ की जगह अब की बार क्या लिखा गया, d1, d2, d3, यानी a1, a2, a3, d1, d2, d3, c1, c2, c3। इसी प्रकार से डेल्टा 3 को निकाला गया। डेल्टा 3 का मान a1, a2, a3, b1, b2, b3 और जो c1, c2, c3 था उसकी जगह पर d1, d2 और d3 को प्रतिस्थापित कर दिया। इन तीनों चारों सारणिक के मान ज्ञात किए गए और इन सारणिक के मान ज्ञात करने के बाद क्रेमर ने x को, y को और z को निकालने के लिए ये सूत्र दिया था। पहले था डेल्टा 1 बटे डेल्टा, दूसरा था डेल्टा 2 बटे डेल्टा और तीसरा था डेल्टा 3 बटे डेल्टा। अर्थात जो हमने डेल्टा 1 की सारणिक का मान ज्ञात किया था, उसका मान में इस डेल्टा का भाग देने पर x का मान, डेल्टा 2 का जो मान निकाला था उसमें डेल्टा का भाग देने पर y का मान, और डेल्टा 3 में जो मान निकाला था उसमें डेल्टा का भाग देने पर z का मान प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से हम तीन चरों की रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस और दे दी गई थी, जिसमें सबसे पहले कंडीशन थी कि एक तो हमारे पास डेल्टा का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है डेल्टा का मान 0 होने का मतलब बटे में 0, और बटे में 0 का मतलब अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित मान को व्यक्त करता है। अगर अपरिभाषित मान को व्यक्त करता हो तो हल नहीं किया जा सकता। उस स्थिति में आगे की कंडीशन है, लेकिन अगर डेल्टा का मान 0 नहीं है तो अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल प्राप्त होगा।
अलग अलग हल नहीं हो सकते, एक्स वाई जेड का सिंगल सिंगल एक एक मान प्राप्त होगा, इसे संगत हल भी कहते हैं। दूसरा था हमारे पास कि अगर डेल्टा का मान 0 है, डेल्टा का मान 0 है और इसके अंदर हमारे पास जो भी डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इनमें से कोई भी 0 नहीं है, तीनों के तीनों में से कोई भी एक मान 0 के बराबर नहीं आता है, तो उस स्थिति में निकाय के जो हल प्राप्त होते हैं वो हमारे पास अनंत हल, कोई भी हल संभव नहीं है उस स्थिति में। यानी अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों के मान 0 नहीं आते हैं, डेल्टा का मान तो 0 है लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का मान 0 नहीं है, तो उस स्थिति में उस समीकरण निकाय के कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है। इसका मतलब असंगत हल है ये, असंगत हल होने पर कोई हल नहीं आता है, अगर कम से कम एक हल निकलता हो तो उसे संगत हल कहते हैं। उसके बाद में तीसरी स्थिति थी इसी में कि अगर डेल्टा का मान 0 हो और कम से कम एक शून्य बन जाए, कम से कम एक, डेल्टा 1 बराबर 0 अथवा डेल्टा 2 बराबर 0 अथवा डेल्टा 3 बराबर 0, कम से कम एक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, कम से कम एक 0 बन जाए तीनों में से, तो इसके अनंत हल प्राप्त होते हैं। ये अनंत हल को व्यक्त करते हैं, अनंत हल। इस स्थिति में भी ये संगत कहलाते हैं, संगत हल है या संगत समीकरण। तो हमारे पास क्रेमर नियम ने सबसे पहले 3 समीकरणें दी होंगी, 3 की जगह अगर 2 दी होगी तो 2/2 की समीकरणें बन जाएंगे, 2/2 की सारणिक बन जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 3 समीकरणें दी हैं, 3 चर राशि हैं, 3 चरों के लिए क्रेमर नियम लगाने के लिए पहले इसको मैट्रिक्स रूप में बदलेंगे, मैट्रिक्स रूप में बदलने के बाद में सारणिक A को डेल्टा, प्रथम स्तंभ को इस B से प्रतिस्थापित करते हुए डेल्टा 1, दूसरे स्तंभ को प्रतिस्थापित करके डेल्टा 2 और तीसरे स्तंभ को प्रतिस्थापित करके डेल्टा 3 का मान निकालते हैं। ये तीनों मान निकालने के बाद में क्रेमर के सूत्र के अनुसार डेल्टा 1 बटे डेल्टा से x, डेल्टा 2 बटे डेल्टा से y और डेल्टा 3 बटे डेल्टा से z का मान निकालते हैं। इनमें विशेष स्थिति थी कि डेल्टा का मान अगर 0 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ मान जरूर प्राप्त होगा, वो अद्वितीय हल होगा, x, y और z के सिंगल सिंगल मान आएंगे, एक एक मान आएंगे, अलग अलग मान प्राप्त नहीं हो सकते। अगर डेल्टा का मान 0 आता है तो 2 स्थितियां बनती हैं। पहले में अगर तीनों ही 0 नहीं है, यानी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों 0 नहीं आए तो हमारे पास कोई हल संभव नहीं है, हम उस समीकरण निकाय का हल नहीं निकाल सकते हैं। और अगर इनमें से कम एक शून्य बन जाता है, कोई भी एक 0 बन जाए, तो इसके हमारे पास अनंत हल विद्यमान होंगे, संगत होगा और अनंत हलों को व्यक्त करता है। तो ये हमारी एक विधि थी रैखिक समीकरणों को हल करने की, क्रेमर विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। कल हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण लेते हैं और साथ में इसके अभियुक्त विधि द्वारा, मैट्रिक्स विधि द्वारा भी समीकरण निकायों का हल है उसको ज्ञात करेंगे। इन दोनों विधियों को और इनके उदाहरण जो हैं वो हम कल के वीडियो में करेंगे।